ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। मैं टुडे गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्पेशल लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 6. वी आर डूइंग प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, एंड इन द लास्ट टू lectures I told you something about linear programming, दीपिका पादुकोण सीरीज, कैटरीना कैफ सीरीज. टुडे आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे. आज का और नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7, आई विल बी डिस्कसिंग द होल लॉजिक्स एंड द होल कंसेप्ट. प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, वो फिजिबल एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, how with help of inspection you can see that these are the corner points, and out of that which is the optimum point, and how iso contribution line कैसे रूलर की हेल्प से आप इसको धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे, और किस तरह से आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, प्रॉफिट लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट the optimum points. And at last, how with the help of simultaneous equation, आज भले हम simultaneous equation ना करें, next lecture में करेंगे, but how with the help of simultaneous equation you can easily solve that question. तो बेटे आज का और नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज मैं आपको कराऊंगा ग्राफिकल मेथड, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डूइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसका मतलब आज का और नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप ध्यान से बैठेंगे तो आपको सभी बातें क्लियर होंगी. ग्रेट मॉर्निंग. F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर 6, लेक्चर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स. ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बेटे. 6 लेक्चर है, सीरीज बता दी. आपका कमर सीधी करके बैठना आज के और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो मैं आगे चल पड़ा जी. आज मैं सीधा कुछ बोले बिना आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद वन इलस्ट्रेशन. मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूं कि कभी भी कोई इलस्ट्रेशन आती है तो उसके लेंथ से, पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी लेंथ से देखकर घबराना नहीं है बेटे. कैप्लॉन से हम कर रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी करेंगे, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जामिनेशन किट के भी करेंगे. मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मैं कैप्लॉन, मैं बीबीबी, सब कुछ बताने वाला हूं. आप बस कमर खोल कर एक तो आप बेटे अपने पास कैलकुलेटर को रखें, एक रूलर को रखें, हार्ड कॉपी कैप्लन की होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, तब तो बातें समझ आएंगी यार, अदरवाइज नहीं आने वाली. ये देखिए जी, ये रूलर मेरे पास है तो मैंने इस रूलर को यहाँ रख दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ओपन कर लें. इलस्ट्रेशन नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से लॉजिक सभी क्लियर होंगे. मैंने लिखा, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया. कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स. वो कहता है जी एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स. मतलब एक कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स हैं और वो कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है. डिटेल्स आर शोन रिगार्डिंग द टाइम पर यूनिट रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट, the available hours in each department, and the contribution per unit of each product. आराम से बेटे, मैं कह रहा हूँ ना, सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है कैप्लॉन में, फिर भी आप मेरे लेक्चर को अटेंड करना है कि आपको लॉजिकली बातें ज़्यादा समझ आए और ज़्यादा क्लियर होंगी जब आप लिख के करेंगे. क्वेश्चन को पढ़ना तो आना चाहिए कि हम रीड कैसे करें. मैंने कहा देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की आपको कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिवन होगी, वो कह रहा है. एंड वो प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कितना टाइम लग जाता है, कितने आवर्स लग जाते हैं, वो भी क्वेश्चन में गिवन है. आराम से देखिएगा. अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट बनाती है 3 डिपार्टमेंट्स में. अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्ट एक्स, देखिए जी मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का कि आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आए. ये प्रोडक्ट एक्स है और ये प्रोडक्ट वाई है. प्रोडक्ट एक्स में एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक डिपार्टमेंट सी है. अच्छा, प्रोडक्ट एक्स में डिपार्टमेंट ए 8 यूनिट्स, आवर्स पर यूनिट, 1 घंटे में 8 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में. इट मीन्स 8 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इन डिपार्टमेंट एक्स, अगर आपको प्रोडक्ट एक्स का बनाना है. और 4 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट बी में, 12 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट सी में. इट मीन्स अगर प्रोडक्ट एक्स को बनाना है तो देर आर 3 प्रोसेसेस, देर आर 3 डिपार्टमेंट्स, 8 आवर्स विल बी कंज्यूम्ड इन डिपार्टमेंट
A, 4 hours will be consumed in department B and 12 hours will be consumed in department C. ये बात तो ठीक है. इसी तरह से प्रोडक्ट नंबर Y 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे और नीचे आपको उन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है. बेटे क्वेश्चन को पढ़ना एक अलग से एक आर्ट है. अच्छा, अवेलेबल आवर्स 11,000 9,000 12,000. देयर इज अनलिमिटेड डिमांड. वो कहता है जी इतनी डिमांड है प्रोडक्ट एक्स की कि जितना बनाओगे उतना बिक जाएगा. It means there is no limitation of the sales demand. It means there is no constraint of demand in X, in product number X. I think we have seen, जब मैंने कैटरीना कैफ सीरीज बताई थी तो उसमें बताया था that sales in demand can be a limiting factor. But यहाँ पर प्रोडक्ट X के लिए कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. बट डिमांड फॉर प्रोडक्ट Y, वो कहते हैं जी लेकिन जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट Y है दैट इज 600 यूनिट्स पर एनम. अब बेटा ये ध्यान रखना है कि ये फिगर्स पर एनम दिए हैं, पर वीक दिए हैं, पर मंथ दिए हैं, बिकॉज इसका टाइम इंटरवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इट मीन्स प्रोडक्ट एक्स की तो अनलिमिटेड डिमांड है और प्रोडक्ट वाई की वो कहता है मैक्सिमम डिमांड है 600 यूनिट्स पर एनम. मेरी बात आप समझ रहे हैं. इट मीन्स 600 यूनिट से ज़्यादा बनाना वेस्ट है, बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बिकेगा ही नहीं. अच्छा बिकेगा कितना? 600 यूनिट तक बिकेगा. इट मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स अगर आप देखें, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स देखें तो देखो आपको डिपार्टमेंट ए के आपको बताया गया 11,000 से ज़्यादा घंटे हैं ही नहीं. मैक्सिमम आवर्स 9,000 आवर्स फॉर डिपार्टमेंट बी एंड 12,000 आवर्स फॉर डिपार्टमेंट सी. देर आर 3 डिपार्टमेंट्स और तीनों डिपार्टमेंट्स के आवर्स गिवन है और आपने वो आवर्स देख लिए. It means there are more than one limiting factor. It means there are more than one constraint. एक तो डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स का टोटल आवर्स का कंस्ट्रेंट है, डिपार्टमेंट बी का कंस्ट्रेंट है, डिपार्टमेंट सी का कंस्ट्रेंट है आवर्स का, मशीन आवर्स का. एंड देयर इज वन मोर कंस्ट्रेंट दैट यू कैन नॉट सेल Y units more than this much number of units. ठीक है सर. डिटरमाइन यूजिंग अ सिंगल अप्रोच, a step by step approach what is the optimum solution of this plan. बेटे मैं इस क्वेश्चन को एक तो ग्राफिकल मेथड से करके दिखाऊंगा और एक आइसो कंट्रीब्यूशन. ग्राफिकल से तो करेंगे, विद इन ग्राफिकल में एक तो है इंस्पेक्शन और एक है आइसो कंट्रीब्यूशन, वो देख लेंगे. आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें. मैंने इसकी बड़ी अच्छी हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आपको लॉजिकली अच्छा लगेगा जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे. बेटे क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो मैं भी टिक टिक करके करा देता. अच्छा अब आपको मालूम ही है कि लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने एक बात बताई कि whenever I want to prepare, whenever there are more than one constraint, we will be following linear programming. And when I say linear programming, it is the mixture of linear equations. It means I can only solve a question whenever it can be represented in the form of linear equation. When I say linear equation, it means it can be represented in the form of straight line. When I say straight line, it means it is a composite of variables. When I say variables, I have to represent all the products in the form of variables. यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई. ठीक है जी. आप किसी भी मेथड से करो ना, ग्राफिकल से करो, इंस्पेक्शन से करो, आइसो कंट्रीब्यूशन से करो, स्ट्रेट साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो. बेटे आपको सबसे पहले 3-4 स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 में आपको पहले वेरिएबल्स को मेंशन करना पड़ेगा. लेट प्रोडक्ट एक्स, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी प्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल एक्स and let the number of units being produced by variable this product y be represented by small y. तो मैं स्टेप 1 में पहले वेरिएबल्स को डिनोमिनेट करूंगा, उनका नेम दूंगा. फिर स्टेप नंबर 2 में आई विल बी फर्स्टली डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ. अच्छा उससे ज़्यादा मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन हो. इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन को बेटे मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, बट नेचुरली इट हैज़ टू बी मैक्सिमाइज. सो आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. I want to maximize the contribution. So when I want to maximize the contribution, it means it is a maximization type. It means एक यूनिट को जब मैं x के यूनिट को बेचता हूं तो बेटे $4 का मुझे कंट्रीब्यूशन होता है और y के केस में $8 का कंट्रीब्यूशन होता है. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज z और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4x बिकॉज आई एम गेटिंग $4 ऑफ x बिकॉज x इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट x. एक यूनिट को बेचेंगे तो $4 आएंगे. कितने यूनिट्स बेचे मुझे नहीं पता, इनटू x कर दिया बिकॉज x को मैंने रिप्रेजेंट किया. लेट द नंबर ऑफ यूनिट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट x बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x. बेटे आपको मैं इजीली धीरे धीरे बताऊंगा, इसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है मुझे पता है,
लेकिन सवाल ये आता है कि जब सोल्यूशन भी दिया है तो फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लॉजिक बातों को ज़्यादा समझना चाहते हैं। मैं भूपेश आनंद आपसे बड़ी सारी बातें आज करूँगा और नेक्स्ट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज इन दोनों लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा बेटे इंस्पेक्शन, ग्राफिकल, आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपका ध्यान से बैठना, कमर सीधी करके बैठना, मोबाइल फोन को ऑफ रखना और बेटे लिखना रूलर के साथ। बेटे रूलर के साथ आज हम काम करने वाले हैं। तो लिखिए फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट। देखो मैंने लिखा है, प्यार से लिखा है, अपने दोस्तों की बातें बताई। फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड and to follow the steps for any linear programming problem. I think in the last 2 lectures I have given you what are the steps to be followed while solving a linear programming question. So friends, it is important to record or to read or to follow the steps in this. Now in the given illustration, जो आपने अभी illustration number 1 पढ़ी है कैप्लॉन की, अभी बीबीपी से भी करेंगे। ध्यान से पहले अगर आपका बीबीपी है तब भी ध्यान से मैंने वो सोल्यूशन दिखा दी, क्वेश्चन दिखा दिया। क्या हो गया यार, मैं भी बीबी से करूंगा, क्या हो गया उसमें? लॉजिक्स तो सेम है, कंसेप्ट तो सेम है। तो मैंने कहा आई विल बी फर्स्टली रिलेटिंग प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई बाय वेरिएबल्स। तो मैंने लिखा नाउ इन दिस गिवन इलस्ट्रेशन देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एंड देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ऐसे ही लिख दिया, लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे ही मुझे प्यार आया आपके ऊपर और मैंने लिख दिया कि आपको और ज्यादा लॉजिकली समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा देयर आर 2 प्रोडक्ट्स एंड 3 डिपार्टमेंट्स। तो मैं चल पड़ा अपनी कहानी। बेटे आप में से मैंने लिखा बहुत सारे बच्चे ना स्मार्ट होंगे, उनको लगेगा इलस्ट्रेशन है, सॉल्व है, क्या करना है, भूपेश आनंद तो बेवकूफ़ है। बेटे कुछ दिनों के बाद आप भी बेवकूफ़ बनोगे जब दोबारा से यू विल बी पेइंग एग्जामिनेशन फीस इन पाउंड्स अगेन फॉर F5। लेकिन कुछ ऐसे सिंसियर बच्चे होंगे जो ज़्यादा समझदार नहीं होंगे, लिखेंगे, बातों को समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रूलर की हेल्प से ही आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन समझ आ सकती है। तो लिखेंगे डू नॉट बी स्मार्ट। मैंने लिख दिया भाई साहब, मुझे पता है ना आप में से बड़े सारे स्मार्ट होंगे। सो प्लीज राइट एंड सॉल्व अलोंग विद मी। मैं आ गया जी स्टेप नंबर 1। सभी लिखेंगे, आंसर है तब भी, नहीं है तब भी, कैप्लॉन है तब भी, नहीं है तब भी। बेटे आपकी इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हूसोएवर वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग। नहीं गाना तो बहुत सारे बहाने हैं, है ना। तो लिखेंगे जी स्टेप नंबर 1, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स। ऐसे ही करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर प्रोग्रामिंग करना है, तो मुझे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं 2 वेरिएबल्स यूज करूंगा। तो मैंने लिख भी दिया, बता दिया, आ गले लग जा, बता दिया, सबको बता दिया, दुनिया को बता दिया। लेट द प्रोडक्ट एक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल number of units product x being produced and sold be represented by small x, and let product y be produced and sold, the number of units of product y be produced and sold be represented by y। जैसे आपको पता है ना इंडियन एम्बेसडर होता है जो यूके में है, इंडियन एम्बेसडर यूएसए में है, ऐसे ही यूके का एम्बेसडर इंडिया में है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर प्रोडक्ट एक्स, स्मॉल y वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट नंबर y। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। आई थिंक इस तक तो आपको समझ आ रहा है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। अब मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट करना है। मुझे मालूम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मुझे कंट्रीब्यूशन गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है। चांस की बात है कि अभी तक हमने मैक्सिमाइजेशन वाले टाइप से कर रहे हैं, नेक्स्ट एक आध लेक्चर में मिनिमाइजेशन भी करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने कहा इस इन दिस क्वेश्चन आई एम गिवन विद contribution that if I sell 1 unit of product X, then I will be getting $4 per unit and $8 in product number Y, which I have represented as small y। तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख रहा हूं जो बड़ा इजी है। लिखो जी, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट हैज टू बी मैक्सिमाइज। बेटे रीजंस लिख दी कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन है। बेटे अब लिखना है, लिखने का काम आपका। यार मैं देखो कितनी मेहनत से आपके सामने खड़ा हूं। आई वॉन्ट कि आपका F5 पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए यार। Define and formulate the objective function. This is step number 2. It is a contribution of the product which is given to me. It is not the cost, because cost is to be minimized and profit or the contribution has to be maximized. And because it is a contribution which is given to me and there are 2 products, for X one product I am getting $4 and for product Y I am getting $8.
तो मेरा क्या बन गया, मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4x प्लस 8y एज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन. But it has to be achieved within those constraints, and there are 4 constraints. Department A time hours constraint, Department B hours constraint, Department C cost constraint, and sales demand maximum for product number Y constraint. तो बेटे 4 constraints हैं. अब मैं उसको लिख रहा हूँ, that is my step number 3. जो स्टेप्स बताएं कैप्लॉन बीबीबी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं बिल्कुल उसी तरह से चल रहा हूँ. वो बात अलग है कि आप में से कुछ बच्चे कमर सीधी करके नहीं, लेट के पढ़ रहे हैं, थप मारू आपके आंख में, पता चले आप. लिखो स्टेप नंबर 3 फॉर डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स. यू नो कॉन्स्ट्रेंट ए, 1 इज डिपार्टमेंट ए आर्स कॉन्स्ट्रेंट, सेकंड इज डिपार्टमेंट बी आर कॉन्स्ट्रेंट, थर्ड इज डिपार्टमेंट सी आर्स कॉन्स्ट्रेंट. उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, और लास्ट कर दिया बेटे किससे, स्काई ब्लू कलर से, सेल्स डिमांड कॉन्स्ट्रेंट. आराम से. मैंने कहा मुश्किल है ही नहीं, आपके मन का वहम है कि मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. बड़े से बड़े लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आप कर डालोगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे. अब आप ये बताओ कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने में या प्रोडक्ट वाई को बनाने में डिपार्टमेंट ए के घंटे लग रहे हैं, और डिपार्टमेंट ए के घंटे ज्यादा से ज्यादा या उससे कम 11,000 है. It means you cannot use more than 11,000, either less than 11,000 or maximum up to 11,000. It means it is a case of inequality. So if I want to write down in the equation form, मैंने क्या लिखा, 8x plus 10y, because 8 hours लग रहे हैं प्रोडक्ट x को बनाने में इन डिपार्टमेंट A, and 10 hours लग रहे हैं प्रोडक्ट y को बनाने में इन डिपार्टमेंट A, और डिपार्टमेंट A के पास टोटल 11,000 घंटे ही हैं बस. तो आप चेक करिए, आई हैव रिटन 8x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 11,000. इट इज नॉट मोर देन इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं मोर देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि 11,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं. इट इज ऑलवेज लेस देन 11,000 और इक्वल टू 11,000. तो 8x प्लस 10y इज लेस देन और इक्वल टू 11,000. आई थिंक ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं. अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 4 और 5 किया है तो ये तो मजाक लग रहा होगा. ये तो भूपेश आनंद जो इलस्ट्रेशन में भी इतना टाइम लगाकर हैंड रिटन स्लाइड्स बनाकर आपको लॉजिकली रूलर के साथ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बताना चाहता है. एंड डिपार्टमेंट बी कॉन्स्ट्रेंट, इट मींस डिपार्टमेंट बी में भी घंटे लिमिटेड हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई बन रहे हैं, और एक प्रोडक्ट एक्स को बनने में 4 घंटे लगते हैं और एक प्रोडक्ट वाई को बनने में 10 घंटे लगते हैं. किसमें, मेरे में नहीं, डिपार्टमेंट बी में. जैसे आपको एसी से बनने में 2 साल लग जाते हैं. इट मींस मैंने यहां पे लिखा 4x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 8,000. आराम से देखिए जी, मैं फिर रिपीट करूंगा, आप क्वेश्चन को दोबारा से अपने सामने एक बार देख लें. मैं एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि आपको लॉजिकली पता चले मैं कहना क्या चाह रहा हूं. ये देख लीजिए, ये देखिए, मैं रब कर देता हूं, ज्यादा होगा तो. ये देखिए जी, ये देखिए डिपार्टमेंट ए, ये रहा डिपार्टमेंट ए, है ना जी. मैं रब कर रहा हूँ जान के कि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए. आप अपने आप देखो कि डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स हैं और डिपार्टमेंट बी में कितने हैं और डिपार्टमेंट सी में कितने हैं, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों. डिपार्टमेंट ए है ये, डिपार्टमेंट ए के पास 11,000 घंटे हैं, डिपार्टमेंट बी के पास 8,000 घंटे हैं, डिपार्टमेंट सी के पास 12,000 आवर्स है. इट मीन्स दिस इज मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो इतने हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं. तो 8x प्लस 10x इज लेस देन इक्वल टू 11,000. 4x प्लस 10x इज लेस देन इक्वल टू 9,000. 12x प्लस 6, अच्छा ये y होगा, सॉरी मेरी गलती है, y प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 12,000. इट मीन्स दीज आर द 3 कॉन्स्टेंट्स. ठीक है जी, क्योंकि डिपार्टमेंट x को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट x को, और प्रोडक्ट y को मैंने y से किया, तो गलती से वो x बोल दिया, लिखा मैंने y है. और उसके बाद मेरे पास एक कॉन्स्टेंट है ये वाला कि आप प्रोडक्ट y को 600 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते. इट मीन्स देयर आर 4 कॉन्स्टेंट विच आर टू बी डन. तो मैं दोबारा से आपके सामने आ गया अपनी स्लाइड में, और आप सब लिख रहे हैं, ध्यान से लिख रहे हैं बेटे. देखो जी, देयर आर 4
मैंने लिखा फॉर डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स डिपार्टमेंट ए आवर्स कॉन्स्ट्रेंट 8x plus 10y is less than equal to 10,000. आप समझ आ गया. डिपार्टमेंट बी कॉन्स्टेंट 4x plus 10y is less than equal to 9,000. आई थिंक अब क्लियर हो गया. डिपार्टमेंट सी कॉन्स्टेंट 12x plus 6y is less than equal to 12,000 and there is unlimited demand for product x but there is a limited demand up to maximum 600 units. से ज़्यादा नहीं बेच सकते, या तो 600 बेच सकते हो या लेस देन 600 बेच सकते हो. इसलिए मैंने लिखा y is less than equal to 600 because y is the number of units being produced for product number y. अब कुछ नहीं, मैंने इसका ग्राफ बनाना है. और बेटा मेरा गला सूख गया लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में. मैंने कहा था whenever I want to prepare a graph, it is always prepared for a straight line. It is always prepared for a linear equation. And there are some features of linear equation which we have already discussed so many times. कि भाई उसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो स्ट्रेट होती है, उसकी स्लोप बराबर होती है, उसका ग्रेडियंट बराबर होता है एट एनी पॉइंट. एंड आई नीड 2 पॉइंट्स और उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए. बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी का साइन है. बेटे ये बात कैप्लॉन ने और बीबीबी ने नहीं बताई, मैं बताने जा रहा हूँ. बिकॉज आई वांट टू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ, I need a straight line and for the straight line it has to be equality. So I am using linear equation. So I will be converting that inequality into equality. तो मैंने यहाँ पे लिखा. अच्छा ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब अजम्पशंस बताऊंगा. ये तो बड़ी सिंपल सी है यार. आप ये बताओ जब मैं कहता हूँ लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर प्रोडक्ट नंबर x, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं नहीं बनाऊंगा. ज़्यादा मैं AC से नहीं करूँगा. ऐसा थोड़ी है कि मैंने बीकॉम कर लिया और AC से नहीं किया तो AC से नहीं किया तो बीकॉम भी नहीं किया. ऐसा नहीं होता. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, यू नो दैट. So there has to be a non-negativity condition. Now again I will be discussing it at the time of assumptions, that what I mean by non-negativity condition. It means this cannot be negative. Okay. तो मैं आ गया जी नीचे स्टेप 4 में. अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है. अच्छा ग्राफ बनाने के बाद मैं उसको इंस्पेक्शन से भी और आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से भी आराम से आई कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम पॉइंट्स. तो धीरे धीरे मेरे साथ चलना है. आप जल्दी से ग्राफ पेपर बाहर निकाल लीजिए, रजिस्टर ओपन कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. बेटे रबड़ और पेंसिल से यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी कटिंग होगी आपकी. तो स्टेप नंबर 4 देखिए मैंने क्या लिखा. फ्रेंड्स वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड टू फाइंड आउट द कॉमन एरिया. कॉमन एरिया का मतलब है जो मशीन जो डिपार्टमेंट ए के आर्स, जो डिपार्टमेंट बी के आर्स, जो डिपार्टमेंट सी के आर्स और जो सेल्स डिमांड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर एक्स के 600 यूनिट्स के सभी कॉन्स्टेंट्स को मीट करे. हम साथ साथ हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स कहते हैं हम साथ साथ हैं. इट मीन्स आई वांट टू फाइंड आउट दैट कॉमन एरिया, द फिजिबल एरिया यूजिंग दोज कॉन्स्टेंट्स. So for that I have to prepare a graph, and for that I have to use the equations, and for that I have to change the inequality into equality, and then I have to find out 2 points. And for calculating those 2 points, it is the very easiest method that let x be equal to 0, then I can calculate y, and if y is equal to 0, then I can calculate x. So if I am available with the 2 coordinates, अगर मेरे पास 2 coordinates हैं तो मैं बड़े बड़े लाइन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ. आइए वही बात मैंने लिखी है. वी नो नोट नंबर 1. बेटे ये मन से मन की बातें हैं जो मैंने आपको लिखी हैं. आप अगर स्मार्ट होंगे तो बेवकूफ़ होंगे, और बेवकूफ़ होंगे तो नहीं लिखेंगे, कमर सीधी करके नहीं बैठेंगे. अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो नोट 1. बेटे इतना पेन कोई नहीं लेता. आप यूट्यूब में लेक्चर्स देख लीजिए, लाइव लेंगे क्या बताऊँ मैं, छोड़िए ना. वी नो फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ, अब मुझे ग्राफ बनाना है, वी रिक्वायर लीनियर इक्वेशन. लेक्चर 4 में बताया था, लेक्चर 5 में बताया था, इस बार फिर बता रहा हूं कि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए. बट कॉन्स्टेंट इक्वेशंस आर, जो मेरे अभी कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं उसमें लीनियर इनइक्वालिटी है. दोज कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन माई ग्राफ. तो मैं क्या करूंगा, मैं उन सब को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा. जब मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल, इसका मतलब इक्वल टू भी तो है. जब मैं बोलता हूँ इट इज मोर देन इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू भी तो है. तो मैं वहां से इक्वल टू का साइन यूज करूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा डिपार्टमेंट ए आर्स 8x प्लस 10y 8 घंटे. ये बेटे डिपार्टमेंट ए का आपने कॉन्स्टेंट लिखा ही हुआ है, उसको मैंने पहले लिखा था लेस देन 11,000. ये देखो लेस देन 11,000. अब मैंने इसको क्या किया इक्वल कर दिया. ठीक है जी. देन ओनली आई कैन प्रिपेयर एन ग्राफ. तो मैंने यहाँ पे लिखा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000. जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन आई, I want to draw it on a graph, and for that I want 2 coordinates, and for that the simplest method is let x be equal to 0, then I can calculate the value of y,
एंड इफ y इज इक्वल टू 0 देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ वी वांट टू कोऑर्डिनेट, सो लेट x बी इक्वल टू 0 देन आई कैन कैलकुलेट y एंड y आई हैव कैलकुलेटेड ओरली निकल गया यार 1100. मतलब अगर x मैं नहीं बेचूं तो y के मैं 1100 यूनिट्स बेच सकता हूं. मतलब y का कोऑर्डिनेट होगा 1100. लेट y बी इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1375. ठीक है सर, ठीक है जी. तो बताइए क्या ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0, ये आ गए जी एक 0 1100 और 0 एंड 1375. नाउ आई एम अवेलेबल विद दीज टू कॉन्स्टेंट्स. मैं सबसे पहले इसी कांस्टेंट को ग्राफिकली आपके सामने बनाऊंगा. या चलिए अभी दूसरा कांस्टेंट भी देख लेते हैं, फिर शायद आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए. डिपार्टमेंट बी में भी घंटे लिमिटेड है. अच्छा, डिपार्टमेंट बी में भी अगर मुझे कांस्टेंट को बनाना तो उसको मुझे लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा. अच्छा, अभी तक लेस देन इक्वल टू टाइप थी तो मुझे इक्वल टू टाइप करना पड़ेगा. तो मैंने कर दिया जी 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 9000 बिकॉज देर आर लेस देन इक्वल टू 9000 आर्स आर देयर. सो लेट x बी इक्वल टू 0. सो y विल बी इक्वल टू 900. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 900 है. और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2250 है. ये तो तीसरी क्लास का बच्चा कर लेगा भाई साहब. आप करके देखो ना, कमर हिला नहीं रहे, कैलकुलेटर बाहर नहीं निकाला हुआ, रूलर है नहीं, क्या बोलूं मैं यार, मारू थप्पड़. इट मीन्स मेरे पास यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स और आ गए और आ गए और आ गए. बेटा ये 0 है, ठीक है जी. तो मेरे पास आ गए जी 0 900 एंड 2250 0. ये दो कोऑर्डिनेट्स और आ गए, मतलब इस कांस्टेंट के. तो मैं अब इस कांस्टेंट की भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं. बिल्कुल सर. मैं आ गया जी लास्ट में डिपार्टमेंट सी कांस्टेंट्स. डिपार्टमेंट सी में 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12000 है. लेस देन इक्वल टू था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू 12000. तो इफ x इज इक्वल टू 0, भाई और बहनों, अगर इफ द वैल्यू x इज इक्वल टू 0, आई थिंक आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y विद हेल्प ऑफ सेकेंड क्लास मैथमेटिक्स. And if y is equal to 0, I can calculate the value of x. So again, for the third constant, I am available with these two values. मेरे पास ये दो values आ गई. कुछ नहीं, अब मुझे क्या करना है, धीरे 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 ग्राफ प्रिपेयर करना है. अभी मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन लास्ट कांस्टेंट रह गया, दैट इज मैक्सिमम डिमांड फॉर y कांस्टेंट. कि आप 600 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकते. अच्छा, x की वैल्यू कितनी भी हो, y की वैल्यू 600 से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है जी. तो इसमें और सिंपल है, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 600. इफ x इज इक्वल टू 0 देन y कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 600 यूनिट्स. एंड इफ x इज इक्वल टू 1000 स्टिल y कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 600 यूनिट्स. इफ x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लो ना आप, y की वैल्यू 600 से बदलेगी नहीं. वो कहता है मैं नहीं बदलूंगी. स्टैचू कर दिया आपने y को, स्टैचू 600 जैसे स्टैचू कर दिया, तो कुछ हिल नहीं सकता बेटे. आप बिल्कुल वैसे ही खड़े रहोगे. देखो मैं वैसे ही खड़ा हूं, तो y की वैल्यू 600 है, स्टैचू. ओके, नाउ आई एम अवेलेबल विद दीज 4 पॉइंट्स. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन लाइंस को ड्रॉ करना है. मैं अभी ये शॉर्टकट मेथड अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. मुझे इन लाइंस को ड्रॉ करना है और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन लाइंस को ड्रॉ करने वाला हूं. आपके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आंसर में आ जाऊं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं उसमें से. बेटे सारी बातें हमने कर ली. ये देखो बेटा, ये देखो जी, ये डिपार्टमेंट सी है बेटा, फिर ये डिपार्टमेंट बी है. ये सारा हमने ग्राफ प्रिपेयर किया. मैं थोड़ा सा इसको और हल्का सा छोटा कर देता हूँ कि आपको लॉजिकली समझ आए, और छोटा कर देता हूँ कि आपको दिखना शुरू हो जाए बेटा, और छोटा कर देता हूँ. कुछ नहीं, आप आराम से पहले तो यहाँ पे आ जाइए जी. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप आराम से देखेंगे. ये डिपार्टमेंट ए है बेटे. अच्छा, डिपार्टमेंट ए का मैंने हाईलाइट किया हरे रंग से. पहले मैं डिपार्टमेंट ए की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और आप चेक करिए. डिपार्टमेंट ए की लाइन थी 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11000. और इसके दो कोऑर्डिनेट्स आपने ऑलरेडी निकाल लिए थे. दो कोऑर्डिनेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किए थे.
और आपके पास अवेलेबल भी थे वो, ठीक है जी। मैंने उन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स को यूज किया और आप देखिए ये लाइन जो आ रही है, ये वाली जो लाइन है, ये डिपार्टमेंट ए की लाइन बन गई हरे रंग से, ठीक है सर। अब मैं इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर बी, अच्छा डिपार्टमेंट ए की लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप बताइए। डिपार्टमेंट ए के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स कौन से थे बेटे, दो पॉइंट्स कौन से थे डिपार्टमेंट ए के लिए, 0 1100 और 1375 एंड 0, ठीक है सर। ये थे बेटे 0 0 1100 13750 आपने अभी निकाले हैं, मैंने ये वो वाली वही शीट से देखे। 0 इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y का पॉइंट होगा 1100, तो ये आ गया बेटे 0 1100, आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। वो आप कोशिश नहीं कर रहे ना, चक्कर तो ये है हिम्मत नहीं कर रहे। अच्छा वो ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ दिया हो उसकी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, और आपको इंटरप्रिटेशन आ ही नहीं सकती जब तक आप खुद अपने हाथों से ग्राफ ना प्रिपेयर करें। और दूसरा पॉइंट है 1375 देखो ये रहा 1375 0, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा और एक हरे रंग की लाइन आ गई। सिमिलरली मैं अब क्या करूंगा, आपके लिए हाइलाइटर दूसरा रंग का यूज करूंगा डिपार्टमेंट बी के लिए। अब आप चेक करिए जी, ये रहा डिपार्टमेंट बी, और इस डिपार्टमेंट बी की मैंने कोऑर्डिनेट्स को चेक किया और ये लाइन पिंक कलर की मैंने आपके लिए डिपार्टमेंट बी की प्रिपेयर कर दी। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, अभी अभी मैंने डिपार्टमेंट बी का x को 0 लेकर y की वैल्यू निकाली थी, y को 0 लेकर x की वैल्यू निकाली थी। मेरे पास वो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, मैंने उनको ड्रॉ किया तो ये पिंक कलर की लाइन आ गई। फिर मैंने डिपार्टमेंट नंबर सी में गया, फिर मैं डिपार्टमेंट सी में चला गया। बेटे सर आप डिपार्टमेंट सी में चले गए, हाँ डिपार्टमेंट सी में जैसे ही गया तो मुझे वहां के भी पॉइंट्स पता चल गए। 0 2000 1000 0 0 2000 0 0 2000 1000 0, ये बेटे आराम से कुछ मुश्किल है नहीं। 0 2000 1000 0, तो मैं आपके साथ यहां पर आ रहा हूं और मैंने यहां पर ये देखिए जी डिपार्टमेंट नंबर सी, ये डिपार्टमेंट नंबर सी है, ये मैं येलो कलर से कर रहा हूं। 0 2000 और 1000 0, ये बेटे ये आपके लिए मैंने येलो कलर से इस कलर को, इसको ग्राफ को प्रिपेयर कर दिया। देयर आर 3 कॉन्स्टेंट्स ये वाले, और एक फोर्थ कॉन्स्टेंट था जिसमें मैं फोर्थ कलर यूज करूंगा और वो कलर होगा लाल। लाल लाल ये देखो, आई कैन नॉट सेल मोर देन 600 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट नंबर वाई। मैं रुक गया हूं जी। सर एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कितनी मेहनत करके कलर्स यूज कर रहा हूँ, हाइलाइटर्स यूज कर रहा हूँ, हैंड रिटन स्लाइड यूज कर रहा हूँ और लॉजिक्स बता रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है कि आप अभी ग्राफ पेपर में अभी प्रिपेयर करें या जस्ट अपने रजिस्टर में बनाएं तो सही यार, वो कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं उनकी प्रैक्टिस तो करें। अब ग्राफ बनाने के बाद इट इज वेरी इजी, आई कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन, I can solve it with the help of iso contribution line, I can solve it with the help of simultaneous equations, तीनों बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक बात लिखी थी कि भाई अगर आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो एक शॉर्टकट मेथड है ना, एक शॉर्टकट मेथड है जो मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा ये शॉर्टकट क्या है। दोस्तों वैसे लॉजिकल है, बट फिर भी एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि अगर लेस देन इक्वल टू है या मोर देन इक्वल टू है और आपको समझ नहीं आ रहा कि शेड कहां पे करना है, तो मैंने कहा अगर लेस देन इक्वल टू है तो बीच में लाइन ड्रा कर दो, तो एरो खुद बताएगा कि कहां पे शेड करना है, मतलब अंदर की तरफ शेड करना है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये खुद बताएगा कि बाहर की तरफ शेड करना है। वैसे मैं आपको बता दूं मैक्सिमाइजेशन, बेटा रेक्टिफिकेशन पहली बात हमने नहीं करनी, मैं आपसे ये कह रहा हूं लेस देन इक्वल टू टाइप में अंदर की तरफ करना है, मोर देन इक्वल टू टाइप में बाहर की तरफ करना है। क्या लॉजिकली ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा ये भी समझ नहीं आया, मान लेते हैं नहीं समझ आया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जी, आप मुझे बताओ, मैं अगर पहले पिंक कलर को देखूं डिपार्टमेंट ए को, तो डिपार्टमेंट ए में अगर आप देखें तो क्या कह रहा है,
8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000 और लेस देन 11,000, इसका मतलब लेस देन तो यहीं पे फॉल करेगा। आप बताइए, यहीं पे फॉल करेगा। मैंने अभी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने कुछ आपको बताया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप लॉजिकली बताइए कि क्या यहीं पे फॉल करेगा। 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000, बताइए दोस्त, बोलो। तो मैंने आपके लिए पिंक कलर अभी एक सेकंड के लिए लेस देन वाला कॉमन एरिया को कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कॉमन एरिया क्या है, मैंने खाली अभी डिपार्टमेंट ए का फीजिबल एरिया बताया। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी, मैंने डिपार्टमेंट बी को यूज किया पीले कलर से। तो आप बताइए ये डिपार्टमेंट बी का ये वाला ही होगा। लेस देन का मतलब है नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। लेस देन का मतलब है लेस देन टाइप। आई थिंक अब आप समझ रहे हैं लेस देन टाइप का मतलब। तो मैंने इसको ये कर दिया बेटा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, कुछ ऐसा एरिया होगा जिसमें बार बार कलर होते जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो जी, ये देखो, आपको दिखेगा वो एरिया, को टेंशन मत लेना आप, अभी दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने ये देखो बेटा, ये लो, ये लो, ये बेटे डिपार्टमेंट नंबर बी का भी मैंने कर दिया, ठीक है सर। ए कर दिया, अच्छा अच्छा, पहले मैंने डिपार्टमेंट बी कर दिया था, डिपार्टमेंट सी कर दिया था, गलती से डिपार्टमेंट ए नहीं किया, मेरी गलती है सर, मेरी मिस्टेक है, मैंने वो दिखा नहीं ध्यान से मेरे को। तो पहले मैंने डिपार्टमेंट बी करा था, एक्चुअली में पिंक कलर डिपार्टमेंट बी है और येलो कलर डिपार्टमेंट सी है और ग्रीन कलर डिपार्टमेंट ए है। मेरी मिस्टेक है सर, कोई बात नहीं है, उसमें क्या हो गया, मैंने सारे करने ही थे तो मैं अब उसको कर देता हूँ, क्या हो गया। ये डिपार्टमेंट ए है बेटा, लाइव कर रहा हूँ ना, आपके सामने है, ये देखो। अब एक ऐसा एरिया होगा जिसमें बार बार कलर हो रहा है, जिसमें पिंक कलर भी हो रहा है, येलो भी हो रहा है और ग्रीन भी हो रहा है। आप चेक करिए, ये रहा आपके सामने, पिंक कलर भी हो रहा है, येलो भी हो रहा है और ग्रीन भी हो रहा है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन एरिया, फिजिबल एरिया। अब मुझे फोर्थ कांस्टेंट का लाल रंग यूज करना है और उसका पॉइंट निकालना है। तो मैं उसको और ज़्यादा यहाँ पर, ये देखिए, ये आएगा, ये आएगा, यही तो आएगा, यही वाला आएगा ना। तो मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सारे रंग हुए हैं आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं भाई साहब। मेरा कलर आपके लिए मैंने यूज किया, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एक तो पॉइंट है, मैं ऐसा करता हूँ जी, व्हाइट कलर ले लूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आप चेक करिए जी, क्या लगता है, मतलब मैंने वो पॉइंट्स निकाल लिए, वो बाउंड्रीज कैलकुलेट कर ली जहां पर सारे रंग हुए, पिंक भी हुआ, येलो भी हुआ, ग्रीन भी हुआ, रेड भी हुआ। दैट एरिया इज नेम्ड एज फिजिबल एरिया, दैट एरिया इज नेम्ड एज कॉमन एरिया। अब उस कॉमन एरिया की बाउंड्रीज को चेक कर लिया, उन्हीं बाउंड्रीज में से मुझे चेक करना है, आई विल बी फाइंडिंग आउट की हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कहां पर आ रही है बेटे। दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। मैंने इंस्पेक्ट किया, जैसे मैंने आपके सामने लाल रंग किया, फिर येलो किया, फिर हरा किया, फिर ये किया, फिर मैंने इंस्पेक्ट किया कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सारे रंग हुए। मुझे लगता है कि वो ये वाला एरिया है जहां पे मैं व्हाइट कलर कर रहा हूं, इस एरिया में सारे रंग हुए, सारे रंग हुए। बताओ हाँ या ना, इतना तो बोल दो। तो मैं इस एरिया की बाउंड्रीज को चेक करूंगा और उसके पॉइंट्स के नाम लिख दूंगा। अभी मैं आ रहा हूं, मैं अब थोड़ी देर के लिए आपके सामने उसको, अगर आप कहें तो मैं रब कर दूं तो थोड़ा सा आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं उन पॉइंट्स पे आना चाहता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बेटे ये मैंने इंस्पेक्शन मेथड से कर लिया था, ये देखिए जी, मैंने रब भी कर दिया। अब देखिए, ध्यान से देखना है दोस्त, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए सर, एक तो ये पॉइंट निकाला था, एक ये पॉइंट निकाला था,
एक ये पॉइंट निकाला था, एक ये पॉइंट निकाला था, एक ये पॉइंट निकाला था अभी जब मैंने सारे कलर्स किए। तो दीज आर द कॉमन एरिया, दिस इज द फिजिबल एरिया, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ दैट फिजिबल एरिया। नाउ द माय दिस एरिया satisfy all the constraints. Let it be department A constant, let it be department B constant, let it be department C constant, and let it be sales demand constant. It means I want to find out how much contribution I am getting at this point, how much contribution I am getting at this point, how much contribution I am getting at this point, how much contribution I am getting at this point, and how much contribution I am getting at this point. मैं अब ये चेक करना चाहता हूँ कि इन 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट्स में मुझे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितनी मिल रही है। इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे, जहां पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगी आ गले लग जा, तू ही है मेरा आंसर। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? ठीक है जी। तो देखिए अब मैं आ गया जी नीचे। अभी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बता ही नहीं रहा, मैं नहीं बता रहा बेटे, अभी तो इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। इधर देखो, ये देखो ए बी सी डी ई, मैंने 4 पॉइंट्स, 4 भी क्यों 5 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए इस ग्राफ में, 5 निकाल लिए बेटे, ए बी सी डी ई। It means my answer falls in either A or in B or in C or in D or in E. I am not following iso contribution method अभी, and I am not following simultaneous equation। अभी आपका ध्यान ग्राफिकल इंस्पेक्शन मेथड पे है। मैं चाहता हूं कि आप उस बात को ध्यान से सुने, ठीक है जी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है कि 0 0, कुछ बनाते ही नहीं, काम ही खत्म है, चैप्टर क्लोज है, 0 0। अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी पॉइंट को देखें तो आपका आंसर आ रहा है 0 600, आराम से चेक कर लीजिए बाउंड्री, जो बी पॉइंट की बाउंड्री आ रही है। अच्छा सी पॉइंट में मुझे, सी पॉइंट में आई वांट टू सी कि कौन सी 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं। मैंने एक्चुअली में ज़्यादा लंबी लाइन कर दी तो शायद पता नहीं चल रहा। आइए जी देखो जी, सी पॉइंट में मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि एक तो ये वाला और एक डिपार्टमेंट ए का कांस्टेंट, मतलब एक डिमांड कांस्टेंट और एक डिपार्टमेंट ए का कांस्टेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट ए और डिमांड। अभी हम देखेंगे सेल्स डिमांड, इसको हम अब सॉल्व करेंगे और हम रूलर की हेल्प से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं रूलर की हेल्प से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। आई कैन फाइंड आउट दैट हाउ मच वैल्यू इज दिस, और ये वैल्यू तो पता ही है मेरे को, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अभी करेंगे। इसके साथ साथ इफ आई गो इन द पॉइंट नंबर डी, लेट अगेन आई एम थोड़ा सा मैं उसको रब कर रहा हूँ कि मुझे पता चले डी में कौन कौन सी लाइंस है, ठीक है जी। डी में चेक करिए जी, डी में आपके पास है एक तो पॉइंट नंबर डी में एक तो डिपार्टमेंट सी, एक तो डिपार्टमेंट सी और दूसरा डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट सी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है ई, इसमें तो पॉइंट्स पता ही है, 1000 x और 0, ठीक है जी। इट मींस मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैं इन 4 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करूंगा और मैं इनका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। आइए मैं आपको ले चलूं अपनी स्लाइड की तरफ और वहां से कुछ बातें लिखकर फिर हम इसमें दोबारा आएंगे। अभी मैंने वैसे आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आप खाली लिख लीजिए फिजिबल और कॉमन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। सब बच्चे लिखेंगे फिजिबल और कॉमन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। मेथड 1 इंस्पेक्शन, मैंने अभी तक जो बताया दैट वाज इंस्पेक्शन मेथड। फिर मेथड 2 जो मैं बताऊंगा इट इज नेम्ड एज आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन मेथड। एंड मेथड 3 जो मैं बताऊंगा दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इन दिस इलस्ट्रेशन
इन दिस इलस्ट्रेशन आई विल बी सॉल्विंग विद हेल्प ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2। मैं इस इलस्ट्रेशन में मेथड 1 और मेथड 2 की हेल्प से सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब इंस्पेक्शन मेथड से बताऊंगा और दूसरा आपको मैं यहाँ पे इस मेथड में, इस इलस्ट्रेशन में आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के बेसिस पे बताऊंगा। और मैं आगे चल पड़ा, अभी अभी आपने ये पॉइंट्स निकाले हैं। वी हैव सीन विद हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन। आप सब लिख रहे हैं, आप सब समझदार बच्चे हैं, आप मेरी बात को मान रहे हैं, आप हेडिंग लिख रहे हैं। कॉमन और फिजिबल एरिया और द रीजन इज येलो हाईलाइटेड। अच्छा, मैंने अभी वो कलर आपको बताया था कि कॉमन एरिया कौन सा है। एंड द पॉइंट्स आर ए बी सी डी ई। 4-5 पॉइंट्स हमने देखे थे, ए बी सी डी एंड ई। एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आ गया जी पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, बी के लिख देंगे, सी के लिख देंगे, डी के लिख देंगे, ई के लिख देंगे, है ना। एंड देन आई विल पुटिंग इन द किस में मैं पुट कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आप देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बिगिनिंग में लिखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था। ये रहा ऑब्जेक्टिव, 4x + 8y, 4x + 8y। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 4x + 8y = कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी अभी आपने x की वैल्यू चेक करी थी, तो मैं एक बार दोबारा से कैप्लन से देख के यहाँ लिख रहा हूँ, फिर नहीं तो टर्न करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है 0 0, ठीक है। बी की वैल्यू है 0 600, आप चेक कर लेना ये है या नहीं। सी की वैल्यू है, सी की और डी की निकालनी पड़ेगी क्योंकि सी और डी में इंटरसेक्शन है। और ई की वैल्यू है जी, ई इज 1000। अच्छा, सी और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैं आपको और सिंपल सा तरीका बता सकता हूं, जिसको इन्होंने कहा दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। बड़ा इजी है, एक्यूरेट मेथड है। हम उन दो लाइंस को जहां पे वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, मैं उन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दूं तो मैं आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दैट इज नथिंग बट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो मैं पहले क्या करता हूं, अभी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी पहले समझ लीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए सी और डी पॉइंट। अच्छा, सी में क्या है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, तो मैं उन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। फिर डी में भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, उन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दैट इज नथिंग बट साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में बताऊंगा, लेकिन अभी ही थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है जी। आप चेक करिए जी, मैंने यहां पर एक चीज और लिख दी, आ कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं तेरा नाम। पॉइंट नंबर सी में चेक करिए जी, मैंने दो लाइंस की बात की है, और दो लाइंस हैं डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, और y = 600। तो यहाँ पर आ गया जी, डिपार्टमेंट ए में है 8x + 10y = 11,000 और y = 600। आई थिंक ये दो लाइंस आप सबको मिल रही है, मैंने वहाँ पे भी यही बताई थी। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पॉइंट नंबर सी में। और पॉइंट नंबर सी में दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये है कि आप रूलर की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप वो कोऑर्डिनेट्स के लिए आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बेस्ट मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, जो एक्यूरेट है। तो मैं अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अगर आपको बता दूं तो इजीली काम खत्म हो सकता है। आप चेक करिए जी, ये आ गया 8x + 10y = 11,000 और y = 600। आपको पता है, इन इक्वेशन अगर वेरिएबल एक हो, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। अब यहां पर देखो ध्यान से कि यहां पर दो आपके सामने देयर आर टू इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हैं। तो मैं क्या करूं, अगर आपके लिए अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दूं तो बड़ा इजी है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैप्लन में नहीं है बेटे, मैं एडिशन करके बता रहा हूं। लेट इट बी विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी आप समझ लो। आप बताओ जी, अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करें, आपने किया होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, पहले मुझे एक वेरिएबल को क्रॉस करना है, खत्म करना है। अच्छा, खत्म करने के लिए उसकी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो y की वैल्यू 1 है, और इक्वेशन 1 को देखें तो y की वैल्यू 10 है। तो मैं अगर इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लगता है, ये आ जाएगा 10y = 6,000।
x तो है ही नहीं। अच्छा फिर मैं क्या करूं, इसको माइनस का निशान, क्योंकि ये तो क्रॉस हो गया, 10y क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई जी 8x इज इक्वल टू 5000 और x इज इक्वल टू, चेक करिए जी, कैलकुलेटर आप निकाल लीजिए बेटे, मोबाइल फ़ोन से यूज़ करना अलाउड ही नहीं है, अब आपकी मर्जी है, मैं क्या बताऊँ। 5000 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया जी 625। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया जी 625 x का, तो x की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कर रहा हूं 8 इंटू 625 प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। 8 इंटू 625 दैट इज 5,000। 5,000 प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000 और 10y गधे एक तरफ ले आओ, घोड़े एक तरफ ले आओ, 6,000। y इज इक्वल टू 600 करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है y की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 600। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आ गया 625 और 600, तो मेरे पॉइंट नंबर सी में आ गया, और पॉइंट नंबर सी में मैंने लिख दिया 625 एंड 600। ठीक है सर, अब मैं आ गया जी पॉइंट नंबर डी में। अब मेरे को ये चेक करना है कि पॉइंट नंबर डी की वैल्यूज क्या है। तो पॉइंट नंबर डी में मैंने अभी आपको बताया था व्हाट आर द टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग। मैं कैप्लन से सीधा देख के ग्राफ को देख के बता रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर डी जो है दैट इज एक तो डिपार्टमेंट सी की लाइन क्रॉस कर रही है, और दूसरा डिपार्टमेंट नंबर ए की लाइन क्रॉस कर रही है। आप चेक कर लीजिए भाई साहब, मैं रिपीट करूंगा उसी फिगर को अभी लेके आ जाता हूँ। डिपार्टमेंट सी 12x प्लस 6y, 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000, और डिपार्टमेंट ए 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। आराम से मैंने दोनों को एक सॉल्व करना, तो मैंने लिख दिया 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। अब देखिए ये आपके इलस्ट्रेशन में नहीं दिया हुआ, उन्होंने खाली ग्राफिकल बता दिया, फिर आइसो कंट्रीब्यूशन सॉल्व किया। मैंने आइसो कंट्रीब्यूशन अभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। अभी मैं खाली ग्राफिकल मेथड इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, और इंस्पेक्शन के साथ साथ थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशन बताया, क्योंकि आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा मैंने 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। आपको पता है दो इक्वेशंस हो तो मुझे उनका वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि एक वेरिएबल आपस में क्रॉस हो जाए और काम खत्म हो जाए। तो इसका मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। एलसीएम पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 12 8 है तो आई कैन कैलकुलेट द एलसीएम। कैसे? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम आ गया 24। इसका मतलब मुझे 24 करना है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं वहाँ पे 2 से और वहाँ के 3 से कर दूं, एलसीएम 24 है ना, आई वांट टू गेट 24। तो मैं क्या करूँ, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए। तो मैं यहाँ पर आया जी आपके लिए 24x प्लस 12y इज इक्वल टू 24,000। लाल रंग से लिखा है, मुश्किल है ही नहीं, थर्ड क्लास में किया था। अभी आप ऐसे ही घबरा रहे हो, मैं आपको पॉइंट नंबर डी की हेल्प से साइमल्टेनियस इक्वेशन बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर आगे जो 24x प्लस 30y इज इक्वल टू 33,000। आराम से अब देखो कुछ कट जाएगा, ये माइनस है। ठीक है जी, ये 24x कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 9,000, और 18y इज इक्वल टू 9,000। आज जी 9,000 डिवाइडेड बाय 18 दैट कम्स टू 500। ये आ गया जी y की वैल्यू 500। मैं रुक गया हूँ बेटा, इसी मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यही दीपिका पादुकोण सीरीज कह रही है, यही कैटरीना कैफ सीरीज कह रही है। अभी मैंने एक इलस्ट्रेशन में आपको 2 मेथड बता दिए।
अब क्योंकि वो सी और डी पॉइंट निकालने थे तो मुझे लगा मैं सी और डी कैसे निकालूंगा, आई कैन कैलकुलेट इट विद हेल्प ऑफ ग्राफ। अब आप ग्राफ बना नहीं रहे क्योंकि ग्राफ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अच्छा, अगर मैं सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, उन दो इक्वेशंस को जहां पर वो पॉइंट आ रहा है उनको क्रॉस जो हो रहा है, वहां पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है, मैं वहां की दो लाइंस का साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो मैंने y की वैल्यू निकाल दी 500। अच्छा, अगर y की वैल्यू 500 है ना, y की वैल्यू 500 है तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं कुछ भी किसी भी पुट पे कर सकता हूँ, 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। 12x प्लस 6 इंटू 500 थी ना जी, 500, तो मैंने 500 यहाँ पुट कर दिया, इंटू 500 इज इक्वल टू 12,000। आराम से 12x इज इक्वल टू 30, 18, 3,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 12,000। आराम से देखो जी, 12x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 3,000, 12x इज इक्वल टू 9,000, x इज इक्वल टू 750। बेटे मैंने कोऑर्डिनेट d की वैल्यू भी निकाल दी 750 और 500, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 750 एंड 500, तो 750 एंड 500, बस जी बस आपके सामने आंसर आने वाला है, मुश्किल नहीं है। अब मैं 4x प्लस 8y में पुट कर रहा हूँ, यहाँ तो वैसी वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, सेकंड केस में b कोऑर्डिनेट में देखो 600 पॉइंट है, तो 600 600 इंटू 8 ये आ गया जी 4800 की कंट्रीब्यूशन। मैं इसमें पुट करता जा रहा हूँ बेटे, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर रहा हूँ। अब 625 x की वैल्यू है, तो 4 इंटू 625 मेमोरी प्लस 600 इंटू 8 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट, ये आ गया जी 7300। पुट करके देखिए आप भाई साहब, आप कमर सीधी करके बैठिए, आप ढीले ढीले होकर बैठ रहे हैं, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ साथ साथ कैलकुलेटर से, क्योंकि इलस्ट्रेशन में इतना सॉल्व नहीं किया उन्होंने, साइमल्टेनियस इक्वेशन किया ही नहीं, तो मैं पूरा बता रहा हूँ। अब आ जाइए 750 इंटू 4, ठीक है जी, 750 इंटू 4 इक्वल टू 500 इंटू 8, ये आ गया सर 7,000 और ये आ गया जी 4,000। अगर आप चेक करें तो आंसर उन्होंने यही दिया हुआ है, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से सॉल्व किया है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, बट आंसर इज 7,300। आप चेक करना चाहें तो मैं अभी आपके लिए उसी शीट में जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि 7,300 इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विच यू हैव टू गेट, और लास्ट में आपका यही आंसर होगा 7,300, बट दे हैव सॉल्व्ड इट एज पर आइसो कंट्रीब्यूशन, यू नो। ये रहा बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशन से उन्होंने अभी नहीं बताया, इस इलस्ट्रेशन को नहीं बताया, तो मैंने इस इक्वेशन को इन दिस इलस्ट्रेशन आई टोल्ड यू विद हेल्प ऑफ, यू कैन प्रिपेयर अ परपेंडिकुलर आल्सो। आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते थे, उसमें क्या हो गया, ये मैंने किया नहीं है, आपके लिए किया नहीं है, आप परपेंडिकुलर से कर लो, उसमें क्या हो गया, ये लो सारे काट देता हूँ, सब कुछ बकवासबाजी है, ये लो आपको समझ आना चाहिए, सब बकवास है, लो 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 लो। अब मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताया था कि कौन सा कॉमन पॉइंट है, ठीक है जी, ये कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर यहां से कर लो रूलर से, है ना, फिर यहां से यहां कर लो, यहां से यहां कर लो, तो आपके पास खुद कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और मैंने क्या किया, विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया और आपके सामने आंसर कैलकुलेट कर दिया। इन्होंने अभी साइमल्टेनियस नहीं किया, बट मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला था, मुझे लगा अभी बता दूं। बेटे फिर रिपीट करता हूं, मुश्किल है नहीं कुछ, मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद भी अगर आपको मुश्किल लगा तो मैं बेटा कुछ नहीं कहूँगा, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।